हम लोग बात करते हैं आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जैसा कि पता है प्रेजेंट में 118 एलिमेंट्स हैं और जिसके बारे में हम अगर देखा जाए स्टडी कर पाना तो बहुत ही क्या टफ है। तो इतने सारे एलिमेंट को एक हिसाब से क्लासिफाई किया जाए पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल मतलब कि सेम क्वालिटी वाले। तो पीरियड देखिए, पीरियोडिक का मतलब क्या हो गया, पीरियड। पीरियड का मतलब क्या होता है, जब अगर बात करें कोई भी इंसिडेंट हैपन एट अ सर्टेन इंटरवल, एक सर्टेन इंटरवल में जो घटना फिर से क्या कर जाती है, घटती है, उसे पीरियड बोलते हैं। जैसे आज कौन सा दिन है, आज मान लीजिए सपोज मंडे है, तो आज से 7 दिन बाद फिर से क्या आएगा, मंडे आएगा। तो ये एक हिसाब से पीरियड है 7 डेज का। तो कुल मिला के आपको बताना है कि अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में, तो कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करें। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आता है डॉबेराइनर ट्राइड्स। डॉबेराइनर ट्राइड्स में अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन ईच ट्राइड वर सिमिलर। तो इन्होंने क्या देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एलिमेंट इन ईच ट्राइड वर सिमिलर। जैसे इन्होंने ट्राइड का टेबल बना लिया है, ट्राइड बनाया, तो इसमें 3 ट्राइड इन्होंने बनाया। ट्राइड का मतलब 3 होता है, ट्राइड 1, ट्राइड 2 और ट्राइड 3। तो 1 2 3 में बात करें तो पहले में उन्होंने जैसे रखा लिथियम, दूसरा सोडियम पोटेशियम, फिर जैसे इसमें आ गया कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम, देन बेरियम। और ट्रेड 3 में इन्होंने रखा क्लोरीन और फिर ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक। तो डोबेराइनर सर ने क्या किया, ट्रेड बनाया, 3 ट्रेड लिया और इसमें क्या क्या रखा। ट्रेड 1 में किसको किसको रखा, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्टोरिनियम एंड बेरिलियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन्होंने कहा कि सर पहला इनका कैरेक्टर ये था कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन ईच ट्रेड वर सिमिलर। तो इनके जो प्रॉपर्टी है उनके हिसाब से वो सिमिलर प्रॉपर्टी के रखे। उसके बाद डॉबेराइनर शोड दैट वर 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रेड। तो देखिए अपने ट्राइड 1 में 3 एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ट्राइड 2 में 3 एलिमेंट्स कैल्शियम, स्टोरिनियम, बेरिलियम, ट्राइड 3 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे डेकोरेट किया डॉबेराइनर ट्रेड। बट आपको पता है ये इनका एक लिमिटेशन था, डॉबेराइनर सक्सेस नहीं हुए। तो लिमिटेशन इनकी क्या थी, डॉबेराइनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड। जैसे कि आपको पता है कि डॉबेराइन ने 3 ट्रेड ही आइडेंटिफाई कर पाए, उससे ज्यादा नहीं। डॉबेराइन जो थे could identify only a 3 trade. He was not able to prepare trades all known elements. तो इनकी सबसे बड़ी क्या पॉइंट आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई कि इन्होंने ओनली 3 ट्रेड्स ही डिफाइन कर पाए, इसके आगे वो डिफाइन नहीं कर पाए। He could not explain या he could not identify ट्रेड ऑफ ऑल नोन एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट थे, तो ओनली 3 ट्रेड ही डिराइव कर पाए थे। उसके बाद आते हैं, तो आपसे पेपर में पूछा जाए डॉबेराइन ट्रेड क्या था, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन ईच ट्रेड हैव सिमिलर क्वालिटी रखी थी। उसके बाद अगर पूछा जाए लिमिटेशन क्या थी, कितने ट्रेड डिफाइन किए थे, ओनली 3 ट्रेड डिफाइन। ठीक। उसके बाद उनकी लिमिटेशन क्या थी, डॉबेराइन लिमिटेशन अगर पूछा जाए आपसे तो आप बता सकते हैं इसका लिमिटेशन ये था कि ही कुड डिफाइन ओनली 3 ट्रेड्स। अब बल्कि जितने भी एलिमेंट थे वो कुड नॉट एक्सप्लेन या अबाउट डिफाइन, कुड नॉट डिफाइन अबाउट ऑल नोन एलिमेंट्स, जस्ट 3 ट्रेड डिफाइन ओनली। बस में तो इनके लिमिटेशन क्लियर हो गई। उसके बाद आते हैं डॉबेराइनर ट्रेड के बाद अगर पढ़ा जाए तो उसके बाद आते हैं न्यूलैंड और क्लेम। अब न्यूलैंड के बारे में अगर बात किया जाए तो इनके बारे में क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूं अगर न्यूलैंड के बारे में। तो जॉन न्यूलैंड अरेंज एलिमेंट, ये अब जैसे इसके पहले जितने भी लोग थे ये मास, एटॉमिक मास पे डिवाइड किया। न्यूलैंड ने थोड़ा सा काम किया कि जो एलिमेंट थे उसको डेकोरेट किया ऑन देयर एटॉमिक मास। तो अब याद रखिएगा एटॉमिक मास, और याद रखिएगा जितने भी एटॉमिक मास से डिफाइन करेंगे किसी भी पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई करने की, वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग डिफाइन करना जरूरी होता है। तो न्यूलैंड ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट थे उनको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। उसके बाद क्या किया, इट स्टेट्स व्हेनेवर द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास द प्रॉपर्टीज ऑफ 8 एलिमेंट आर एज काइंड ऑफ द फर्स्ट, जस्ट लाइक द म्यूजिक टोन।
तो आपको पता है म्यूजिक टोन में क्या आता है, जैसे कि अगर मैं ऐसे ही बता दूं म्यूजिक टोन में सा रे गा मा पा धा नी सा फिर रे, ठीक। तो अब यानी कि कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे म्यूजिक टोन में होती है, म्यूजिक टोन सा रे गा मा पा धा नी सा शुरू हुआ, सा से खत्म हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि 8 एलिमेंट तक 1 to 8 एलिमेंट सेम, 8वां जो मेंबर होता था एलिमेंट पहले से लेकर 8वां तक का वो सेम हो जाता था, यानी सेम प्रॉपर्टी को रिमाइंड करता था। तो न्यू लाइन्स के बारे में अगर बात करें, न्यू लाइन्स ऑक्टेव के बारे में करके जॉन न्यू लाइन्स ने बताया कि जितने भी एलिमेंट है उनको मैं एटॉमिक मास के ऑर्डर में डेकोरेट करूंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और उसके बाद उन्होंने सभी को एक टोन में डिफाइन किया कि जो 8वां एलिमेंट होगा उसका सेम टोन आएगा, यानी कि सेम प्रॉपर्टी वो क्या करेगा 1 to 8 मेंबर, ये पहला और 8वां की जो मैचिंग होगी वो क्या होंगे, सेम प्रॉपर्टी के होंगे। जैसा कि उन्होंने म्यूजिक टोन पे बोला सा रे गा मा पा धा नी सा के अकॉर्डिंग, ठीक। लिमिटेशन इनकी क्या रही, इनकी लिमिटेशन की रही कि एप्लीकेबल ये सिर्फ कैल्शियम तक ही डिफाइन कर पाए, डिफाइन अप टू कैल्शियम। तो उसका आपको पता चल गया इट कंटेन ओनली 56 एलिमेंट, ठीक। फर्दर इट वाज एज्यूम्ड न्यू लैंड देन दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर अदर एलिमेंट। तो आपको पता है फ्यूचर में तो काफी एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं, तो इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि पहली बात इनका जो भी रूल्स था एप्लीकेबल एलिमेंट अप टू कैल्शियम। नेक्स्ट पॉइंट है इट कंटेन ओनली 56 एलिमेंट, यानी फर्दर में जो फ्यूचर में एलिमेंट आते हैं उसको कहाँ डिफाइन करते हैं हम लोग। उसके बाद आता है इन ऑर्डर टू फिट दिस एलिमेंट इनटू द टेबल, ठीक। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट निकल की बात करें इन द सेम कैटेगरी में रखा है इन्होंने। तो कुल मिला के इनकी जो लिमिटेशन थी वो आपने देख लिया कि सबसे पहला पॉइंट था ये अप टू कैल्शियम तक ही डिफाइन कर पाए। दूसरा क्या था प्रॉब्लम इनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि 56 एलिमेंट्स की बात कर सकते थे, इट कंटेन ओनली 56 एलिमेंट, और फ्यूचर में जो भी एलिमेंट डिस्कवर कर पाते इनके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं था उनको रखने का। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे ध्यान दीजिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पूछी जाती है कई बार। तो मेंडलीव अरेंज, जब तक मेंडलीव आए तो देखिए 63 एलिमेंट आ गए, कितने आ गए 63 एलिमेंट थे। तो मेंडलीव सर ने क्या किया कि अरेंज ऑल द 63 एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो मेंडलीव सर ने भी इन 63 एलिमेंट को क्या किया, डिक्रीज की, मतलब डेकोरेट किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो मेंडलीव सर ने क्या किया, डेकोरेट किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक, एटॉमिक मास। तो कुल मिला के आपने देखा कि इन्होंने भी एटॉमिक मास को लेके डिफाइन किया। उसके बाद आता द टेबल कंसिस्ट ओनली कितना 63 एलिमेंट्स एट दैट टाइम। द एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज केम अंडर द सेम ग्रुप। इन्होंने बताया, अब देखिए एक होता है पीरियड्स, तो ये कहलाता है पीरियड। तो पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट। एक होता है ग्रुप, ग्रुप का मतलब टॉप टू बॉटम। तो जब भी मैं ग्रुप बोलूं तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम की बात मैं कर रहा हूं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब क्लासिफाई हुआ तो इसमें की बात किया गया कि जो सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट आए और सेम ग्रुप में रखे गए, यानी द एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज केम अंडर सेम ग्रुप। यानी वो सारे एलिमेंट, यानी कि टॉप टू बॉटम, यानी वो सारे एलिमेंट जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी उनको सेम ग्रुप में क्या किया गया, डिफाइंड। जैसा कि पता है ग्रुप का मतलब टॉप टू बॉटम और पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट, यानी सेम केमिकल सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है तो 1 by 1 ग्रुप में डेकोरेट किए गए। तो आपने देखा, फिर से मैं बात करूं, मेंडलीव अरेंज ऑल द 63 एलिमेंट्स। जैसा कि आपको पता है न्यूलैंड सर नहीं कर पाए थे, न्यूलैंड्स ओनली अरेंज 56 एलिमेंट्स, ठीक। बट मेंडलीव सर ने 63 के 63 एलिमेंट को डेकोरेट कर दिया। दूसरा पॉइंट कैसे डेकोरेट किया, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में किया। उसके बाद उन्होंने कहा पीरियड्स और ग्रुप के बारे में बताया कि लेफ्ट टू राइट जैसे पीरियड्स हैं और टॉप टू बॉटम से ग्रुप है। तो उन्होंने डिफाइन किया कि जो सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के एलिमेंट है वो अंडर सेम ग्रुप में रखे जाएंगे। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इनकी गुडनेस भी कुछ थी। गुडनेस क्या थी इनके पास, इन्होंने बताया कुछ प्लेस लीव कर दिया था इन्होंने
और इन्होंने प्रेडिक्शन कर रखी थी कि याद रखिए जो ये प्लेस लीव किया है मैंने, यहाँ पर यही कैटेगरी का इसी प्रॉपर्टी का एलिमेंट आएगा और यहाँ पे इसके लिए मैंने खाली जगह छोड़ दिया है, यानी कि वैकेंट प्लेस लीव कर दिया है। यहाँ पे फ्यूचर में जो एलिमेंट आएगा वो इसी नेचर का होगा जो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ये इनकी बात क्या हो गई थी, ट्रू हो गई थी, इसीलिए मेंडल पीरियोडिक टेबल को हम अक्सर पढ़ते रहते हैं और क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद आता है लिमिटेशन क्या थी मेंडल पीरियोडिक टेबल की, तो ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव सर की सबसे बड़ी कमी क्या रह गई कि वो एक फिक्स पोजीशन नहीं डिफाइन कर पाए, किसके, हाइड्रोजन एटम की। ही कुड नॉट डिफाइन फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन पीरियोडिक टेबल। दूसरा क्या था, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑल एलिमेंट्स वर नॉट सर्टेन अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब देखिए आइसोटोप्स क्या होता है, दो चीजें होती है, एक आइसोटोप्स होता है और एक होता है आइसोबार। आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, ठीक, जैसे अगर देखा जाए 6C14 6C12, तो एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। आइसोबार जिनके एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो, आर सेम, तो इसको बोलते हैं आइसोबार। तो आइसोबार आपने देख लिया, आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है। तो आपने कहा कि एट दैट टाइम जब 63 एलिमेंट्स थे तो आइसोटोप्स का कोई वहां पे डिफाइन ही नहीं हो पाया। मेंडलीव ने आइसोटोप्स के बारे में कहीं डिफाइन ही नहीं कर पाए, उनके आइसोटोप्स का कोई स्थान ही नहीं था। एटॉमिक मास डिड नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर एंड गोइंग फ्रॉम an element to next, so it was not possible to predict how many element could be discovered between the two element। मतलब दो एलिमेंट अगर है जगह छोड़ दे रहे हैं तो ये नहीं पता चल पा रहा कितने एलिमेंट डेकोरेट, कितने एलिमेंट डिस्कवर किए जा सकते हैं। उसके बाद आपको आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खासियत क्या थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये सारी बातें क्लियर हो गई थी। तो मॉडर्न जब पीरियोडिक टेबल आया तो इसमें क्या ध्यान रखने वाली बात थी, ये ध्यान दीजिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात जब करी जाती है तो वहां पे वो कमी को क्या कर गई, दूर की गई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताया गया कि इसमें आपको क्या करने हैं, जो भी एलिमेंट डेकोरेट करना है वो असेंडिंग ऑर्डर में डेकोरेट होगा, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर को लेके बोला गया। इन्होंने कहा कि जो ऑल एलिमेंट्स हैं डेकोरेट देयर एटॉमिक नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये काफी सक्सेस भी हुआ और आपको पता है कि इसमें हम जितने भी देख रहे थे कमियां थी, जैसे कि आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार्स के बारे में और इनर्ट गैसेस के बारे में, सभी चीजें इसमें फिल की गई। तो इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताया गया कि ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप आपको बताया गया था, इसकी संख्या कितनी है, 18 ग्रुप है। कितने ग्रुप है, 18, 18 ग्रुप है। और ये जो ग्रुप है इनमें जो 18 ग्रुप है इसको जीरो ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं, जीरो ग्रुप। और ये जीरो ग्रुप में कौन सी गैसेज हैं, नोबेल गैसेज हैं। यानी कि आपको पता चल गया वो गैसेज जो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, जैसे हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब ऐसे गैसेज है, ऐसी गैसेज जो किसी से रिएक्शन ना करे। जैसे आर्गन भी एक प्रकार की क्या है, इनर्ट गैसेज है। तो आपने क्या देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट डेकोरेट किए गए वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दूसरा पॉइंट आता है उसको 18 खड़े खानों में यानी 18 वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया गया। 18 वर्टिकल कॉलम का मतलब 18 ग्रुप आए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और 7 हॉरिजॉन्टल लाइन, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन, 7। तो 7 हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का मतलब क्या होगा कि आपने देखा इट स्टेट्स द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब क्या हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऑल एलिमेंट्स डेकोरेट इनटू देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में उनको डेकोरेट किया गया। दूसरा पॉइंट आता है कि इसमें 10 वर्टिकल लाइंस आए, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप, सॉरी 18। कितने ग्रुप आए, 18। उसके बाद 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। उसके बाद इसमें आइसोटोप्स की समस्या भी दूर की गई, आइसोटोप्स, आइसोबार, ये सब डिफाइन किया गया।
कुल मिला के आपने देखा ये सारी चीजें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होनी चाहिए वो सभी के सभी चीजें क्या हुई, फुलफिल की गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इस एटॉमिक रेडियस को अगर डिफाइन किया जाए तो क्या होगा। तो अब आपको पता है एटॉमिक रेडियस के बारे में अगर बात करोगे तो एटॉमिक रेडियस मतलब जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का और जो आउटर मोस्ट सेल होता है, सपोज दैट ये आउटर मोस्ट सेल है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे क्या कहते हैं, रेडियस। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ एनी एटम, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, इट इज नोन एज रेडियस ऑफ द एटम। तो आपने देखा जो क्या होती है रेडियस ऑफ एटम, कि जो कोई भी एटम है उसका जो न्यूक्लियस है और जो उसका आउटर मोस्ट सेल है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, रेडियस। उसके बाद आपने देखा होगा कि अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो याद रखिएगा ऐसे एलिमेंट डेकोरेट किए गए 2 8 8 18 18 32 लाइक दैट 2 8 8 18 18 32। इसका मतलब अगर आपको पहचानना हो कि कौन सा एलिमेंट ग्रुप का है तो उसके लिए क्या करना होगा, उनके एटॉमिक नंबर देखिए। अगर एटॉमिक नंबर में बहुत ही तेजी से क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, यानी काफी गैप पे नंबर आ रहे हैं 2 8 8 18 18 ऐसे करके, इसका मतलब ये ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तेजी से बढ़ रही होगी तो साइज भी क्या हो रहा होगा, तेजी से बढ़ रहा होगा। यानी टॉप टू बॉटम आने पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस की जो साइज होती है वो क्या करती रहती है, इंक्रीज करती रहती है। उसके बाद अगर बात करें मेटालिक कैरेक्टर के बारे में तो इसमें मेटालिक कैरेक्टर को डिफाइन किया गया, यानी वो एलिमेंट जो अपने अंदर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे वो मेटालिक कैरेक्टर को शो करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज करेंगे वो नॉन मेटल को शो करेंगे। नेचर ऑफ ऑक्साइड के बारे में बात करें, ऑक्साइड मेटल्स आर बेसिक नेचुरल नेचर व्हाइल ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, जैसे आर्म मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग पीरियोडिक टेबल बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज। तो जब आप लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं तो बेसिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी कि जो बेसिक कैरेक्टर है वो इसी साइड है, लेफ्ट साइड है, बट अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स क्या होता है, डिक्रीज करता है। एज वी गो डाउन द ग्रुप नेचर ऑफ ऑक्साइड रिमेन द सेम। तो अगर आप क्या करते हैं, ऑक्साइड का नेचर डिफाइन करना है तो जब ग्रुप में चलेंगे तो ऑक्साइड का नेचर सेम रहता है। यानी अगर ग्रुप के एलिमेंट को देख रहे हैं टॉप टू बॉटम में तो आज याद रखिएगा कि उनके ऑक्साइड का नेचर सेम रहेगा, बट अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो उनका जो बेसिक ऑक्साइड्स का जो नेचर है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो कुल मिला के आपने देखा इस चैप्टर में कि व्हाट इज, क्यों क्लासिफाई करना पड़ा, क्लासिफिकेशन करने से क्या होता है कि हम 118 एलिमेंट को आसानी से या इजीली वे में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपने देखा कि इसमें डॉबेराइनर सर आए थे, डॉबेराइनर की ने क्या थ्योरी दी थी, उसके बाद डॉबेराइनर की लिमिटेशन बताइए। न्यूलैंड सर आए, उनकी क्या थ्योरी थी, उनकी जो लिमिटेशन सबकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव सर आए, उनकी क्या लिमिटेशन हुई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, कैसे क्लासिफाई किया गया, कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड्स हैं, कहाँ पे इनर्ट गैसेज रखी हैं, क्या समस्या थी, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स हो गई, आइसोटॉप्स की क्लियरिटी हो गई, आइसोबार की भी क्लियरिटी हो गई। उसके बाद आपने देखा कि जितनी भी प्रॉब्लम आ रही थी कि कैसे नोबेल गैस भी आ गई, और टोटल इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो सारे के सारे एलिमेंट इसमें क्या हो गए, डेकोरेट आसानी से किए गए। उसके बाद बात आई कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में बात करें तो हमने कहा था अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऊपर से नहीं कि टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप में जा रहे हो तो नेचर ऑफ ऑक्साइड सेम रहेगा, बट लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो नेचर ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। उसके बाद आपने रेडियस के बारे में देखा, व्हाट इज रेडियस। आपको पता है कि जो न्यूक्लियस वो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम और एलिमेंट इज नोन एज रेडियस। तो आपने इतना देखा, ओके दैट्स ऑल फॉर द डे।